नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और उसका एक खास कार्यक्रम इंडिया चाहता है, आपका फेवरेट न्यूज शो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे भी अब सामने आ चुके हैं। गुरुवार को असली नतीजे भी सामने आ जाएंगे। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इन चुनावों में क्या होने वाला है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो आज की तारीख में, इसीलिए उसकी हार जीत को लेकर किस्से, चर्चे गली नुक्कड़ पर, मोहल्लों में, अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, वेबसाइट्स पर आप अब पढ़ रहे होंगे। आज हम भी इस पर फोकस करने वाले हैं। कितनी सीटें बीजेपी की इन चुनावों के बाद बढ़ेंगी या घट रही हैं? कहां पर वो सरकार बना रही है या कहां पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी? और बीजेपी की बात होती है तो उसके सबसे बड़े नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उभरता ही उभरता है, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं, स्टार प्रचारक हैं। तो ये भी सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री का प्रभाव और छवि का असर इन चुनावों पर हुआ है? क्या उनके चुनाव में जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है? क्या उनकी लोकप्रियता अभी भी 2014 की बराबरी पर बरकरार है? एग्जिट पोल के रुझान सही साबित हुए तो बहुत कुछ राजनीति बदलने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव को 2022 के इस चुनाव को 2024 के लिए सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। यूपी में 2017 में बीजेपी को सहयोगियों के साथ 313 सीटें मिली थी। अगर सी वोटर और एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो यूपी में बीजेपी को अधिकतम 244 सीटें मिल रही है, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, यानी करीब करीब 68 सीटों का नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 साल पहले बीजेपी को 57 सीटें विधानसभा में मिली थी, जबकि इस बार का सी वोटर का सर्वे और जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी को अधिकतम 32 सीटें ही मिल रही हैं, यानी वो बहुमत से भी पिछड़ रही है। और अगर एग्जिट पोल सही हुआ तो पिछली बार की तुलना में 25 सीटों का संभावित नुकसान बीजेपी को उत्तराखंड में हो सकता है। तीसरा बड़ा राज्य है पंजाब का, जहां पर 10 तारीख को मतगणना होनी है। बीजेपी को पिछली बार 3 विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार हमारे एग्जिट पोल में अधिकतम 13 सीटें सी वोटर ने अनुमानित लगाई हैं भारतीय जनता पार्टी की। और अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो एक तरीके से अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी पंजाब में ही देखी गई थी। गोवा की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को 13 सीटें मिली। इस बार सी वोटर का एग्जिट पोल बीजेपी को अधिकतम 17 सीटें दे रहा है और यह अनुमान अगर साबित हुआ तो यहां भी बीजेपी फायदे में है। बात उत्तर पूर्व के मणिपुर की करें तो पिछली बार बीजेपी को यहां पर 21 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सी वोटर के एग्जिट पोल से उसका ग्राफ आगे बढ़ता दिख रहा है। अधिकतम 27 सीटों का अनुमान है, यानी 4 सीटों की संभावित लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता दिखता है। सबसे ज्यादा नजरें यूपी के नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि 2022 के जनादेश में 2024 के लिए चुनावी संदेश सीधे तौर पर छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सेमीफाइनल है 2024 के लिए। 2024 में वो चुनाव होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए तीसरी बार वोट मांगने जाएंगे, अपने नाम पर, अपने काम के, सरकार के कामकाज के आधार पर। आखिर 2024 को कैसे प्रभावित करेंगे 2022 के 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं, जो सेफोलॉजी का काम भी पहले करते रहे हैं और कई बार हमने साथ में डिस्कशंस भी किए। जीवीएल, स्वागत है आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक मेरे साथ हैं। रागिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसमीन शाह साहब जुड़ रहे हैं। जसमीन जी, आपका भी स्वागत है इंडिया चाहता है में। और राजनीतिक विश्लेषक सीपी राय जी मेरे साथ हैं स्टूडियो में, स्वागत है आपका। और समाजवादी पार्टी के भी आप नेता रह चुके हैं, लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इन सब के साथ हमारे सबसे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान अखबार के संपादक शशि शेखर जी भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। आप सबसे बात करने से पहले दर्शकों के सामने मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं, जो हम लगातार ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि बीजेपी के लिए 2022 के एग्जिट पोल के नतीजे
क्या दिखाते हैं? ऑप्शन ए जो है कि बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार है, ऑप्शन बी बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है, और ऑप्शन सी कि बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। शो के आखिर में आपकी राय के नतीजे भी हम जरूर दिखाएंगे। ए, बी और सी, इन 3 ऑप्शन में से किसी एक को आपको क्लिक करना है @ABP न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर। और अब पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव से है। एग्जिट पोल के रुझान और अगर नतीजे सही साबित होते हैं, इस आधार पर आपसे मैं पूछूं जीवीएल, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल जो सी वोटर का है वो यूपी में आपको करीब 68 सीटों का नुकसान दिखा रहा है, उत्तराखंड में नुकसान दिखा रहा है, पंजाब, मणिपुर और गोवा में फायदेमंद दिखा रहा है। नमस्ते अवस्थी जी, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स जो रुझान दिखा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता में है वहां सत्ता को फिर एक बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यही लगभग आपका एग्जिट पोल का और कई एग्जिट पोल्स का यही अनुमान है। और जहां तक मार्जिन का सवाल है, आपका कहना है, आपका सर्वे का, सी वोटर का सर्वे का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हम जीतेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, बट लेकिन हमारी सीटों की संख्या कम रहेगी। यह इस विषय पर हमें 10 तारीख तक मैं इंतजार करना चाहूंगा और कुछ सीटों की कमी हो सकती है। मैं इससे कोई विभेद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम पिछले बार चुनाव में आप देखेंगे तो हमने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की और ऐसे परिस्थितियों में फिर एक बार जीतना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इन दोनों प्रदेशों उत्तराखंड में आज तक किसी राजनीतिक दल ने दूसरी बार चुनाव नहीं जीता है। हम इतिहास रचाने जा रहे हैं, इतिहास रचना और फिर दोबारा चुनाव जीतना अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक नंबर्स की सवाल, कितने सीट जीतेंगे उसके लिए मैं 10 तारीख का इंतजार करते हैं। जीवीएल, आपकी बातें सुनकर रागिनी जी मुस्कुरा रही थी। रागिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है या बीजेपी की लोकप्रियता कायम है? आपका इंटरप्रिटेशन। देखिए सुमित जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि एग्जिट पोल के ट्रेलर को आधार बनाकर पूरी पिक्चर का आकलन करने वाले लोगों के हाथों में अक्सर निराशा, हताशा और मायूसी ही लगती है। ट्रेलर में दिखाया जाता है पिक्चर का सबसे अच्छा पार्ट और बाकी 3 घंटे हॉल में बैठकर क्या बीतती है दर्शकों पर, इस पर भी एक लंबी चर्चा हो सकती है। पर मुख्य रूप से 2-3 बातें। पहली बात ये कि जो आपका सर्वे दिखा रहा है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को करीब 75 सीटों का नुकसान है। बाकी 3 प्रदेशों में 18 सीटों की बढ़त है। तो 60 से 65 सीटें इन 5 राज्यों में, जो जितनी सीटें इन्हें पिछली बार मिली थी उससे 60 से 65 सीटें कम हो रही है। आपका जो आकलन है, आपके सर्वे का आकलन है, वो बता रहा है। अब ऐसे कई सर्वे आए, कुछ रीजनल चैनल्स, जो ये माना जाता है कि रीजनल चैनल्स की पहुंच जो है वो हर गांव, हर कस्बे तक होती है प्रदेश में, तो कई रीजनल चैनल बिल्कुल उलट दिखा रहे हैं। वो 244 सीटें सपा की दिखा रहे हैं, जहां 217 आप दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और एक और चैनल है जो 326 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखा रहा है। तो इसीलिए एग्जिट पोल की क्या साइंटिफिक एनालिसिस है, किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए, मैं समझती हूँ इस वक्त तो सिर्फ अनुमान और अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। पर एक आकलन राजनीतिक दल भी करते हैं, क्योंकि वो जमीन पर होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की लड़ाई लड़ी, धार्मिक द्वेष और जातीय ध्रुवीकरण को हटाकर गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, इनको मुद्दा बनाया, जनता की नब्ज को टटोला, हमें विश्वास और प्यार भी मिला। मैं उसके आधार पर अपना आकलन भी आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में न सिर्फ सरकार बनाने में विफल होगी, बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी उभर कर नहीं आ पाएगी। 10 तारीख को भी मैं आपके चैनल पर बैठकर इसके बारे में चर्चा करूंगी। ये तो मैं जानता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल आप चर्चा से नहीं भागती। एक लाइन और जोड़ दूं, जी, कांग्रेस के लिए भी बोल दूं।
कांग्रेस के लिए भी बोल दूं, 6 राज्यों में हमारी कांग्रेस की और कांग्रेस के घटक दलों की मिलीजुली सरकार है। ये आंकड़ा कम से कम 9 होने जा रहा है, 10 भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा हमने कभी नहीं किया, पर आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक महिलाओं को भी, लड़कियों को भी बधाई देती हूँ। और आधी आबादी के ऊपर पूरा भरोसा, जिनको 40% प्रतिनिधित्व दिया, और प्रियंका गांधी जी, आप भी शायद लखनऊ में ही थे, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव खत्म होने के बाद भी एक बड़ा मार्च किया। तो उन आधी आबादी के सहयोग के आधार पर कह सकती हूँ कि सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के हाथ में। ठीक है, मैं आपके दावे प्रतिदावे दोनों सुन रहा हूँ और 10 तारीख का इंतजार हम सब कर रहे हैं। 10 मार्च सुबह दोपहर 11-12 बजे तक तस्वीर मोर और लेस साफ हो जाएगी। जैस्मीन शाह, मैं आपके पास आना चाहूँगा, उसके बाद अपने विश्लेषकों के पास जाऊँगा। इस चुनावों में जो अब तक के रुझान दिख रहे हैं सी वोटर के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी गेनर, फायदेमंद पार्टी के तौर पर उभर रही है। पंजाब में सरकार बनाते हुए आप दिखते हैं, गोवा में भी इनरोड्स आ गए हैं, उत्तराखंड में भी आपने कुछ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस फॉर आम आदमी पार्टी? आगे इस देश का भविष्य बदलना है, यहाँ के सरकारी स्कूल, अस्पताल, क्लिनिक की सूरत और उसके ऑपरेशन सुधारने हैं, और बस हमारा यही मकसद है। और सुमित जी, आपको पता होगा कि ये जो पूरा चुनाव लड़ा गया था, मैं सुन रहा था और हंस रहा था जब भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे। कहते हैं कि हमने काम पे चुनाव लड़ा, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से वेव चल रही है पंजाब में, तो केवल एक खालिस्तानी का आर्टिफिशियल मुद्दा पकड़ के दोनों बैठ गए। और पंजाब की जनता ने बखूबी समझ चुके हैं कि ये जो पुरानी पार्टी है, उनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह सत्ता जीते, लेकिन काम कुछ नहीं करने। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने हर एक अपनी कैंपेन स्पीच में, और जो पूरा कैंपेन को सेंटर रखा कि दिल्ली मॉडल, दिल्ली में हमने काम किया है और बस काम के आधार पे आप हमें वोट दीजिए। और सुमित जी, आप जल्द देखेंगे ये केवल पंजाब से शुरुआत, पंजाब केवल एक शुरुआत है। उत्तराखंड और गोवा में भी हमारा खाता खुलने वाला है, और धीरे धीरे लोग ये देखेंगे कि अगर एक ऑप्शन है देश में जिसको आप वोट करके वो केवल जनता के लिए काम कर रही है, बिजली मुफ्त कर रही है, अपने स्कूल और अस्पताल ठीक कर रही है, तो ये पुरानी पार्टियों के पीछे हम क्यों जाएं? तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये एक नया आपको राइज दिखेगा आम आदमी पार्टी का नेशनल पॉलिटिक्स में। इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं जैस्मीन, और मैं शशि शेखर जी का कमेंट यहाँ लेना चाहूंगा। शशि जी, अब इन 5 राज्यों की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं जिसके एग्जिट पोल पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस का डिक्लाइन दिख रहा है मोरलेस बड़ी पिक्चर के तौर पर। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, यूपी, पंजाब, जहां पे पंजाब में इतनी बड़ी जीत थी पिछली बार, गोवा, मणिपुर की जो स्थिति है वो आपके सामने, उत्तराखंड में एक नेक टू नेक फाइट में पार्टी दिखाई दे रही है, वो भी क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस का डिक्लाइन नेशनल पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है, आम आदमी पार्टी का अपराइज दिखाई देता है। क्या आम आदमी पार्टी वो स्पेस लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी के सामने 24 के चुनावों के लिए, जो कांग्रेस के हाथ से निकलता जा रहा है? देखिए सुमित, ये बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को खतरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। कांग्रेस को खतरा आम आदमी पार्टी से भी है, कांग्रेस को खतरा ममता बनर्जी से भी है, कांग्रेस को खतरा अखिलेश यादव से भी है, कांग्रेस को खतरा तेजस्वी यादव से भी है। जो 2 ध्रुवों की लड़ाई होती थी, एक सेक्युलर पार्टी और एक राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी, उनमें उनकी अब उस स्पेस को स्थानीय लोकल स्तर पर इन दलों ने ले लिया है। आम आदमी पार्टी के अभ्युदय के बाद दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट नहीं ले सकी। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी हालत नहीं है, उत्तराखंड में वो फाइट में है, बहुत अच्छी फाइट में है, हो सकता है सरकार भी बना ले। पंजाब को लेकर कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, मैं सर्वे पर ही बोल रहा हूँ। मुझे जो एक बहुत फराहतर पिक्चर दिखाई पड़ती है वो ये पड़ती है कि जो इलाकाई दल हैं वो कांग्रेस को धीमे धीमे ख़त्म कर रहे हैं, और ये इसके लिए कांग्रेस को बहुत सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आप उद्धव ठाकरे के जूनियर पार्टनर के तौर पर, हेमंत सोरेन के जूनियर पार्टनर के तौर पर बहुत दिन खड़े नहीं रह सकते हैं। आपको एक वो किलर्स इंस्टिंक्ट लानी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि नहीं लाई,
प्रियंका गांधी ने एक बहुत बेहतरीन लड़ाई बिना साधनों के, बिना कार्यकर्ताओं की फौज के उत्तर प्रदेश में लड़ी, वो चर्चा में रही। उन्होंने जो मुद्दा भी उठाया वो बहुत शानदार उठाया। आज हम एक रिपोर्ट छापने जा रहे हैं सुमित, कि पिछले 20 सालों में 8% से ज़्यादा ग्रामीण स्थलों में महिलाओं के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। तो गेंद सीधे सीधे महिलाओं के हाथ में है सत्ता की। तो नब्ज बहुत अच्छी छुई थी। नब्ज उन्होंने पंजाब में भी बहुत अच्छी छुई थी, लेकिन शायद कहीं कुछ गड़बड़ होती है। कहीं सिद्धू खड़े हो जाते हैं, कहीं रावत जी कुछ कहने लग जाते हैं, कभी कोई कुछ कहने लग जाता है। तो मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन उसके लिए खतरा भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये क्षेत्रीय दल भी बन रहे हैं। मैं कांग्रेस पर भी स्पेसिफिकली किसी दिन फुर्सत से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आपको बता दूं। एक तस्वीर अभी आ रही है बनारस से, काशी से तस्वीर आई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने स्थानीय स्तर पर हंगामा किया है, प्रोटेस्ट किया है। उनको ये डर है कि ईवीएम के साथ स्थानीय प्रशासन छेड़खानी कर रहा है। वो तस्वीरें मैं चाहूँगा अगर है हमारे पास तो उसको दोबारा यहाँ चलाया जाए। ये तस्वीरें देखिए, ये बनारस की तस्वीरें हैं। इसको लेकर ही कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। स्थानीय प्रशासन पर भेदभाव करने का, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया था। अब सपा के कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं सुनता हूँ इस पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और फिर राय साहब आपका रिएक्शन लेता हूँ। पहले सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। ये इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। सीपी राय साहब, जो अखिलेश जी कह रहे थे, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगा। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? उनके चेहरे की हाव-भाव, उनका ये बयान क्या दिखा रहा है? क्या अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि ईवीएम पे बात कह देनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को घर में खड़ा कर देना है? नहीं, आज सिर्फ इतना नहीं हुआ है। आज बरेली में और वहाँ पर मतपत्र और ईवीएम पकड़ी गई हैं जो आज ले जाई जा रही थी, और उसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा। उसका स्पष्टीकरण जब आएगा तब पता लगेगा, चुनाव आयोग बताएगा। और मैं कोई अखिलेश यादव का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो राजनीति छोड़ दिया बहुत दिन पहले, मैं राजनीति में नहीं हूँ। लेकिन अखिलेश यादव या कोई हो, वो निश्चित तौर पर अगर भाजपा भी इनकी जगह होती तो आज यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती जो आज ये कर रहे हैं। चौकन्ना रहना, अपने वोट की रक्षा करना, और जबकि अविश्वास बढ़ गया हो, जब लोकतंत्र के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा हो और उसके मर्यादाओं के प्रति अविश्वास बढ़ रहा हो। मैं आपको आज जिक्र कर दूं, आपके बहुत बड़े पैमाने, बहुत बड़ा आपका चैनल, श्रोता आपके होंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका में जो चुनाव होता है वहाँ पर प्रदेशों के जो चुनाव अधिकारी होते हैं, जो वहाँ के सेक्रेटरी स्टेट यानी गृह मंत्री समझ लीजिए एक तरह से, जो होते हैं वो चाहे जिस पार्टी को हो, वही चुनाव के समय वही मुख्य चुनाव अधिकारी हो जाते हैं, और उनके साथ बाकी पार्टी के लोग उस चुनाव आयोग बन जाता है। और वहाँ कभी उस चुनाव आयोग पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। यहाँ इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और जब इस तरह के सवाल उठेंगे, जब ब्यूरोक्रेसी कुछ अपने अलग तरह की हरकतें करेगी, तो वो अखिलेश यादव हो या कोई XYZ हो, जहां पर बीजेपी सरकार में नहीं होगी, वहां अगर ऐसा हो रहा होगा तो बीजेपी भी ऐसा करेगी, ऐसा मेरा मानना है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये क्रेडिबिलिटी पे सवाल जो खड़े किए गए चुनाव आयोग के, वो किसने किए? राजनेताओं ने तो किए अपने कंफर्ट के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि यही चुनाव आयोग पंजाब में जब चुनाव कराता है तो अमरिंदर सिंह को जिता देता है, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। गुजरात में चुनाव होता है तो अगर बीजेपी जीतती है तो राजस्थान में कांग्रेस जीतती है। मैं क्लियर कर देता हूं। फिर क्यों क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े किए जाते हैं? ईवीएम खराब है, एडमिनिस्ट्रेशन खराब है। मैं क्लियर कर देता हूं। 47-48 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जी। जब जनता एक तरफ होकर चुनाव करती है और भारी बहुमत से जब कहीं जनता वोट डाल देती है, तो वहां चुनाव आयोग क्या पूरी हिंदुस्तान की मशीनरी भी लग जाए, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वोट परसेंटेज इतना ज्यादा होता है और जन उभार, जन आक्रोश ज्यादा होता है। लेकिन जहां थोड़ा बहुत का अंतर होता है, जैसे तेजस्वी के केस में हुआ, तेजस्वी के यहाँ 12,000 वोट का अंतर है, ऊपर है वो, लेकिन 19 सीटें 100, 200, 300, 400 वोट से हरा दी गई, जिसको रोते ही रह गए कि भाई हम तो अंदर जीत रहे थे, हमको बधाई भी दे दी और हमको प्रमाण पत्र नहीं दिया। तो जब ऐसे हालात आते हैं तो उस समय निश्चित तौर पर मशीनरी पर सवाल उठता है, और वो कहीं भी उठता है, किसी का भी उठता है। ये सारे हालात इस वक्त के हैं, इसलिए सवाल। और TN शेषन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। मुझे आज भी याद है कि TN शेषन जी जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, मैं मुलायम सिंह यादव का चुनाव देख रहा था, TN शेषन साहब ने अपना एक मोबाइल नंबर मुझे डायरेक्ट दिया हुआ था और ये कहा था कोई बड़ी प्रॉब्लम हो मुझे सीधे फोन करिएगा,
और साथ में तुरंत टेलीग्राम कर देगा। तब टेलीग्राम का साधन था, उस समय बाकी साधन नहीं थे और मुझे रोजाना तमाम टेलीग्राम करने पड़ते थे। लेकिन वो भी एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो इतने सेंसिटिव थे चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को लेकर के, और मुझे लगता है कि वो क्रेडिबिलिटी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए बनी रहनी चाहिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, मैं आऊंगा आपके पास। पहले ये अखिलेश यादव ने जो कहा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपको सुनवाता हूं। अखिलेश ने लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई के तौर पर एक बयान दिया है, सुनते क्या कहा अखिलेश यादव। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा, और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। क्या मतलब है इस बयान का जीवीएल, आप क्या समझते हैं? नहीं, ये बौखलाहट है ये चुनाव हारने की, क्योंकि जब सारे एग्जिट पोल्स वही बयान कर रहे हैं, भाजपा का जीत एक बड़ी जीत की सभी का अनुमान है, तो अपने हार स्वीकार करने के बजाय, ये कम से कम 10 तारीख तक इंतजार करने के बजाय, वो कोई कहीं ना कहीं जनता को दोष देने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने हार स्वीकार आज ही कर ली? आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश ने हार आज ही स्वीकार कर ली? न तुरंत नहीं स्वीकार, उन्होंने अपने मन में तो स्वीकार पहले ही कर लिया था, बट लेकिन उस हार को उसके हार के लिए कोई बहाना ढूंढना वो उन्होंने आज से शुरू किया, क्योंकि आज कल के एग्जिट पोल्स के बाद उनको लगा कि 10 तारीख के चुनाव के नतीजे उनके खिलाफ ही होंगे और हमारी जीत और ज्यादा भव्य हो सकती है। उनको जमीन की स्थिति मालूम है, हर राजनेता जीवीएल सीपी राय आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। राय साहब, क्रांति की बात क्यों की? जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, क्या वो उकसा रहे हैं जनता को कि अगर हार जाए सपा तो क्रांति करो, सड़कों पे आओ, प्रोटेस्ट करो? मैं उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ जी, मैं अखिलेश जी की बात पे कहना चाहता हूँ जी। अखिलेश जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं कि आप हर बात पर मुंह खोलें और जवाब दे ही दें। उनके पास पूरे प्रदेश का नेटवर्क है, आईटी का भी अपना है, टेलीफोनिक नेटवर्क भी है। वो जो निर्देश देना चाहते थे वो सीधे भी दे सकते थे। पहला पार्ट तो आपने जो दिखाया वो तो ठीक था, वो उसकी चिंता करना, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है कि अब क्रांति करनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्या कहना, मकसद क्या है? अब आप समझते हैं उन लोगों को? आप मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या मकसद रहा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शशि जी, आपका कमेंट, आप अखिलेश के इस बयान पर कि जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, ये आखिरी लोकतंत्र की लड़ाई है। देखिए, कभी कभी होता क्या है, भावावेश में सुमित नेता बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई या क्रांति, वो ना भी कहते तब भी चल जाता, लेकिन कभी कभी अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए, कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए, क्योंकि कल से जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जाहिर है जो दूर दराज के कार्यकर्ता हैं वो परेशानी में होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हमारी मेहनत सार्थक नहीं हुई। तो ऐसे में नेताओं का काम है, आपने कल ही देखा होगा कि अखिलेश यादव ने कल ही ट्वीट किया था, छात्रों को धन्यवाद दिया था कि उनकी वजह से वो बहुमत का आंकड़ा पार कर गए। चुनाव तब खत्म हुआ ही हुआ था जी, एग्जिट पोल आने शुरू हुए थे, लेकिन यूपी का आया नहीं था तब तक। उन्होंने ये कहा, उसका राम गोपाल जी ने ट्वीट करके एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाए। तो ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है, और न कहते तब भी चल जाता, पर मैं इसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देकर इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता। भड़काना तो नहीं है ये, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना तो नहीं है कि उतरो सड़क पे आओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उनकी एक सहज तरीके से बात निकल गई कि भाई लोकतंत्र की लड़ाई है, नहीं लड़ोगे तो फिर क्रांति करनी पड़ेगी, हो जाता है। ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई उकसाने भड़काने वाली रागिनी ने हाथ उठाया। मैं सीपी राय साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जी। वो कभी उस तंत्र को चलाते थे, वो जानते हैं कि उस पार्टी में उकसाया भड़काया कैसे जाता है और उसके क्या तरीके हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। रागिनी जी कुछ बोलना चाहे? रागिनी जी, अखिलेश के इस बयान का क्या मतलब है? उनकी हताशा है, उनकी बौखलाहट है, या उकसा रहे हैं? सुमित जी देखिए, अगर ईवीएम पर या चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जाता है
तो ऐसे में तो आज जो बेस्ट गेस्ट हैं वो आज आपके चैनल पर बैठे हैं, पर आज आप उनसे सवाल पूछने में चूक गए। भाई जीवीएल साहब ने तो स्वयं ईवीएम कैसे हैक होती है इस पे पूरी किताब लिखी है, जिसकी प्रस्तावना आडवाणी जी ने लिखी थी, और इन्होंने खुद ही बताया, समझाया अच्छी तरीके से कि कैसे लोकतंत्र को ईवीएम के जरिए हाईजैक किया जा सकता है। जहां तक चुनाव आयोग की बात है और संवैधानिक संस्थाओं की बात है, उस पर मैं जल्दी से कहना चाहती हूँ कि अगर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में लाए जाते हैं, अगर बड़े बड़े आला कमान जो पुलिस के हैं वो वीआरएस लेकर एक ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, अगर हेट स्पीच पर इलेक्शन कमीशन को 2019 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस कहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। कोर्ट में तो मामला पेंडिंग भी चल रहा है कि जो ईवीएम के ट्रांसफर के दौरान टेम्परिंग का, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए क्या ईवीएम टेम्पर की जाती हैं, इस पर तो ये बाकायदा कोर्ट पे मामला चल रहा है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो पूरे देश की है, चुनावी प्रणाली जो देश की है, उस पे आस्था बनी रहे, मतदाताओं के मन में कोई भी संशय ना हो लेश मात्र का भी, ये सुनिश्चित तो करना ही पड़ेगा। यही बात आज अखिलेश ने भी कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बनारस में जो ईवीएम लेके जा रहे थे स्ट्रॉन्ग रूम तक, तो बगैर सिक्योरिटी के लेके गए। जी जी बोलिए। एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ, मैं शशि शेखर जी की बात का भी जवाब देना चाहती हूँ। मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि एक चुनौती केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं है हमारे लिए, क्षेत्रीय दल भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हो रहे हैं, और एक हमारे पास एक बड़ा मास्टर प्लान होना ही चाहिए, उस पर आत्मचिंतन होना चाहिए कि कैसे हम क्षेत्रीय दलों ने जो हमारे वोट बैंक में सेध की है उसको हम वापस ले सकें और संजो सकें। पर एक बात जिसकी अपेक्षा मुझे शशि शेखर जी से नहीं थी, वो एक छोटी सी बात है, और मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सेक्युलर पार्टी के रूप में उभरी हुई है, और उसके विपरीत भाजपा को आपने राष्ट्रवादी पार्टी बताया। सेक्युलर का विलोम कम्युनल होता है, सांप्रदायिक, वो कहने से आप झिझक गए और आपने राष्ट्रवादी कहकर छोड़ दिया। मैं समझती हूँ ये राष्ट्रवादी नहीं, छद्म राष्ट्रवादी आप कहना चाहते थे, ऐसा मुझे लगता है। रागिनी, मुझे मालूम नहीं जो राम जन्मभूमि का ताला खोलते हैं वो सेक्युलर हैं कि नहीं है, लेकिन ये दो टर्म हैं जो चलते हैं। मैं आपसे बहस में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपसे बहस में नहीं पढ़ूंगा। आपने चूंकि कुछ कहा, मैं बिल्कुल आपसे बहस में नहीं पढ़ूंगा। और सुमित प्लीज, मैं प्रवक्ताओं से बहस नहीं करना चाहता आपके शो पे आके। नहीं, मैं उनके साथ पार्टी नहीं, वो पार्टी वालों से बहस करें। ठीक है शशि जी, आप जीवीएल बोलना चाह रहे हैं क्योंकि रागिनी जी, अब यू मेड ए पॉइंट, हो गया, दिख गया, रजिस्टर हो गया, चला गया, लाइव चला गया, अब उसी में पकड़े रहेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगा ना। आपने जीवीएल से भी सवाल पूछा, जीवीएल भी सामने बैठे हुए हैं। जीवीएल जवाब दीजिए भाई, ईवीएम टेम्पर की जाती है, आप ही ने देश को बताया है, और आज वही ईवीएम आपको सत्ता में बिठा के रखी हुई है। सुमित जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए मैं रागिनी जी को उनके कमेंट पर कोई कठोर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत ही सम्मानजनक मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। मेरा विश्वास किसी भी टेक्नोलॉजी में सुविधाजनक नहीं है। हमने कहा, और मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं आपके शो पर, ईवीएम पर पेपर ट्रेल होना जरूरी है, ये हमारी मांग थी। हमने कहा पेपरलेस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आपके कार्यकाल में ये पेपरलेस वोटिंग होता था। आज हर मतदाता का वोट, हर वो 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट किए हैं, उन सब का वोट एक एक पर्चे के रूप में वीवीपैट बॉक्सेस में बंद है। वो हमारे वजह से हुआ है, हमने जो कंसर्न जताई उसके आधार पर हुआ है, तो इसलिए आज हर वोट का प्रमाण है। यदि अखिलेश को किसी अपनी क्षेत्र में हारने के लिए दुख है तो जाकर के कोर्ट में पिटीशन डालकर एक एक रियल वोट की गिनती कर सकते हैं। ये पहले ऐसा संभव नहीं था, ये हमारे वजह से हुआ है, तो इसलिए आप उस फर्क को समझिए। जहां तक दूसरी बात है, शशि शेखर जी का बहुत अच्छा विश्लेषण था, बट मेरा इसमें एक ही चीज मैं जोड़ना चाहता हूं शशि जी, आज मैं कांग्रेस को भी एक क्षेत्रीय दल के रूप में ही लेता हूं, तो इसलिए आप कांग्रेस कोई राष्ट्रीय दल बाकी क्षेत्रीय दल के साथ कंपटीशन में है, ऐसा नहीं लगता है मुझे। कांग्रेस पार्टी नाम में राष्ट्रीय है, लेकिन उनकी प्रभाव में केवल क्षेत्रीय दल रहकर सिमट गई है। ये मेरा आपका विश्लेषण में मैं अपना रागिनी कुछ बोलना चाह रही है। रागिनी हाथ उठाया। रागिनी
पहले आप राय साहब में आता हूं। देखिए, अभी तो केवल एग्जिट पोल का आकलन हो रहा है, तो इनका दम्भ देखिए। और नतीजे के बाद वो कहते हैं फुट इन द माउथ सिचुएशन, उसमें जीवीएल साहब बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। पहले नतीजा तो आ जाने दीजिए। ये तो जीत का लड्डू पहले ही खाकर बैठ गए। ये तो दम्भ कहाँ से आ गया इसमें? दम्भ क्या कहा उन्होंने? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दल में सिमट कर रह गई है। कांग्रेस पार्टी का कोई वर्चस्व वजूद नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को आपको अपने दल में शामिल करना पड़ रहा है अपने दल को मजबूत करने के लिए। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली, ये आपके लिए फख्र की बात है, हो रही है। ये आपके लिए फख्र की बात है कि आपके लोग छोड़ के वहां जा रहे हैं। रागिनी जी, हमारे लिए फख्र की बात ये है कि मेरे जैसे तमाम ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विषम से विषम परिस्थिति में भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, और जो दल बदलू लोग हैं वो आज भाजपा में है, कल भाजपा हारेगी वापस आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी में गए, आदमी पार्टी से वापस आ गए। इनके भी 2 नेता भागकर समाजवादी पार्टी में मंत्री गए थे। तो कांग्रेस पार्टी मैं समझती हूँ कि जो ये भारतीय जनता पार्टी दाग अच्छे हैं वाली जो एक फिलॉसफी लेकर आई है कि जब तक कांग्रेस पार्टी में रहे बुरे हैं, हमारी पार्टी में आए तो अच्छे हो गए। चिट फंड घोटाला करने वाले इनकी पार्टी में पहुंच गए, सारे भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में पहुंच गए। पर बड़ी बात कुल मिलाकर रागिनी जी, इस बात को तो आप मानेंगी ना कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। वो आज भी स्टार कैंपेनर हैं। वो जहां जाते हैं बीजेपी के लिए मोमेंटम बना देते हैं। एग्जिट पोल के हवाले से बात करें तो शुरू के 2-3 फेजेस में यूपी में प्राइम मिनिस्टर की रैली नहीं थी। वो चौथे 5वें फेज से जब दिखा तो बीजेपी को बड़ा फेवरेबल दिखाई दे रहा है। ये आपका आकलन कैसे है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों प्रदेश हारे। हरियाणा में पिछली बार जैसा नतीजा था उससे बहुत खराब नतीजा आया। बंगाल में हार गए, दिल्ली में हार गए, बिहार में बिल्कुल कैसे ना कैसे अभी बताया राय साहब ने कि किस तरीके से जीते हैं। और अब यहाँ पर भी आपका ही आकलन, मैं तो अभी नतीजे तो आए भी नहीं है, वही बता रहे हैं कि करीब 75 सीटें कम हो रही है 5 राज्यों में। आप कह रहे हैं लोकप्रियता बढ़ रही है, आप इसे सेमीफाइनल घोषित कर रहे हैं आज ही अपने एग्जिट पोल के आधार पर। अभी हिमाचल का, गुजरात का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का 6 बड़े प्रदेशों का चुनाव होना बाकी है लोकसभा से पहले। जवाब दीजिए, बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है तो आपने मोदी जी को बता दिया सबसे मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है। कम से कम तथ्यों पर तो बात करिए। अब देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दोनों प्रदेशों में, इवन मणिपुर, गोवा, सभी प्रदेशों में भाजपा के प्रदर्शन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का गवर्नेंस का बहुत बड़ा योगदान है। ये जमीन से जो जुड़े हुए व्यक्ति हर कोई मानता है। और ये विधानसभा चुनाव है, ये यदि पार्लियामेंट चुनाव होते तो उत्तर प्रदेश में आज के दिन हम कम से कम 78 जीतते। मैं बता रहा हूँ 78 से कम नहीं जीते आज के दिन। 2 कौन सी छोड़ दी? मोदी जी, एक अखिलेश की, एक सोनिया गांधी की। श्रेय दे 2 सीटें कौन सी छोड़ दी आपने? ठीकरा भी फोड़ेंगे मोदी जी के ऊपर, पूछ लीजिए। अभी तो श्रेय दे रहे हैं एग्जिट पोल के आधार पर, नतीजे विपरीत आए तो हार का ठीकरा फोड़ेंगे मोदी जी पर। ये देखिए, क्षेत्रीय नेतृत्व का हाल बता देंगे, योगी जी के ऊपर डाल देंगे। बता दीजिए सुमित जी, जीवीएल बोलिए, जवाब दीजिए। अब देखिए, आपने देखा 2018 के असेंबली चुनाव में, अभी रागिनी जी उसकी जिक्र कर रही थी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में हम सत्ता हारे, बट लेकिन 2019 में 25 के 25 लोकसभा सीट जीते। इसका मतलब है कि मोदी जी का प्रभाव विधानसभा चुनाव में भी बड़े तौर पर होता है, बट लेकिन लोकसभा चुनाव में एक तरफा केवल और केवल नेता के नाम पर हमें मदद मिलती है। विधानसभा चुनाव में मोदी जी के अलावा क्षेत्रीय दल का भी, क्षेत्रीय स्तर का फैक्टर भी काम करते हैं। मैं कह रहा हूं ना, आज यदि हम आपके हिसाब से 250 सीट जीत रहे उत्तर प्रदेश में, आज ही लोकसभा चुनाव होंगे, हम कम से कम 75 से 78 सीट जीतेंगे। उसका मतलब है कि मोदी जी की हवा इस देश में केवल बरकरार नहीं, बढ़ रही। सीपी राय साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बीच में बोल रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। जीवीएल राय साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं इसी बात पे, क्या मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है? जीवीएल मैं बता देता हूं बहुत संक्षेप में। थोड़ा हम लोग बहुत सरलीकरण कर देते हैं चुनाव का। 2014 में आप जीते थे, गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज़ थी, अच्छे दन नाम की कोई चीज़ थी, लेकिन उससे बड़ी चीज़ एक विनोद राय थे
जिन्होंने पाताल से आसमान तक उतने पैसे की भ्रष्टाचार निकाला था जितनी करेंसी पता नहीं इंडिया में छपी कि नहीं छपी आज तक। तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि खाली भ्रष्टाचार और कुछ है ही नहीं। और उसका परिणाम देखिए कि जो जो पार्टियां उस समय यूपीए की एक गठबंधन में थी वो पार्टियां भी चुनाव हारी कांग्रेस के साथ, लेकिन जो जो पार्टियां यूपीए के गठबंधन में नहीं थी, वो चाहे उड़ीसा हो, वो चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, वो सारे उसी मोदी जी को हरा करके भारी संख्या में लोकसभा जीत करके आए थे। तो इनको इतना सरलीकरण चीज़ों को मत करिए। 2017 आप जीते, 2017 जीते, 2017 में अखिलेश यादव ने अपने पिता को निकाल के बाहर कर दिया था और आपने नारा लगाया कि जो ना हुआ अपने बाप का वो क्या होगा आपका। और मैंने तो तभी कह दिया था सारे चैनल्स पर कि 50 सीट नहीं मिलेगी, तो वो कोई मेरे लिए गलतफहमी नहीं थी। हाँ, बसपा ने जरूर गलती की थी जिसको 130-40 सीट मिलती, लेकिन उसने रोज आना मौलवी लोगों को बैठा के जो प्रचार करना शुरू किया, और मैंने उनको टोका भी था, उनके बड़े लीडर को, कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा और भाजपा एब्सोल्यूट उस पर जाएगी। तो वो भी सरलीकरण दूसरे रूप में ले रहे हैं। 2019 बंधु, ये मोदी जी का चुनाव नहीं, ये पुलवामा में हमारे 46 जवानों की मौत का चुनाव है, उनकी शहादत का चुनाव है, और उसको आपने भरपूर इस्तेमाल किया। तो उसको इतना महान मत बनाइए किसी व्यक्ति को कि वो देवों से बड़ा हो गया है, ऐसा नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं। तो 2022 इसका चुनाव है। अच्छा, एक आखिरी लाइन और किसका है? एक लाइन और जोड़ देता हूं, एक लाइन और जोड़ देता हूं। आपने कहा कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 65-66 लाख करोड़ वोट पड़ा, आपको केवल 22-22.5 करोड़ वोट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी को भी 12.5 करोड़ वोट पड़ा है, ममता बनर्जी को 3 करोड़ वोट पड़ा है, अखिलेश यादव को 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ा है, चंद्रबाबू नायडू को 2.5-3 करोड़ है, और ममता बनर्जी को भी 3 करोड़। अगर आप वो सारा गिन के देखेंगे तो आप कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ा भारी कमाल आपने नहीं किया है। ठीक है, लोकतंत्र है, उसका तकाजा है, बंटवारा होगा तो जो ज्यादा ले जाएगा वो जीतेगा और वो बहुमत में होगा। 2022 का चुनाव आपने मुझसे सवाल किया। सुमेश जी मैं आ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मुझसे सवाल किया। बिल्कुल 22 का चुनाव 2022 का चुनाव कतई मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये सरकार के खिलाफ तरह तरह की नाराजगी का चुनाव है। ये सही है कि एक साइलेंट वोट पड़ रहा है, शहरों में वोट परसेंटेज कम हुआ है। मैंने जहां तक कई जगह देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हार्डकोर सीट मानी जाती थी वहां भी वोट कम हुआ है। जो अन्य पार्टियों की सीट पहले से मानी जाती थी वहां 1-8% वोट बढ़ा है। तो कहीं न कहीं वो एक साइलेंट टाइप का वोट तो मतलब ये लेकिन किसान आंदोलन और बाकी सारी ढेर सारे वो तमाम मुद्दे, उसमें टाइम लगेगा। उन सारे मुद्दों पर ये चुनाव है, और ये चुनाव कहीं न कहीं कोई अखिलेश का कोई करिश्मा नहीं है, लेकिन चूंकि जनता ये चुनाव लड़ रही है और वही लड़ता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो प्रियंका गांधी उस अवसर को चूक गई। उनके पास बहुत अच्छा अवसर था, 32 साल से सरकार में नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया जो चुनाव के लिए करना चाहिए था, और उसका फायदा अखिलेश को मिल रहा है। ठीक है, मैं शशि जी आऊंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल जैस्मीन को लेना चाहता हूं यहाँ पे। जैस्मीन, क्या आप मानेंगे इस बात को कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं? आज भी उनकी लोकप्रियता में 8-9 साल के बाद भी कमी नहीं आई है, वो जहां जाते हैं पार्टी का फायदा कर देते हैं। इसको तो आप मानेंगे ना, कि नहीं मानेंगे, और क्यों? नहीं मानेंगे सुमित जी, क्योंकि देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज नेशनल लेवल पे लोग क्यों मजबूर हैं भाजपा को वोट देने के लिए, कि वहां पे कोई क्रेडिबल ऑपोजिशन रहा ही नहीं है नेशनल लेवल पे। कांग्रेस के खुद के नेता कांग्रेस पे नहीं बिलीव कर रहे हैं। आप देखिए स्टेट आफ्टर स्टेट, मणिपुर हो या फिर गोवा हो या फिर कर्नाटक हो, एमपी हो, उनके एमएलएस, यहाँ की चुने हुए उनके मंत्री अपने कैंप छोड़कर भाजपा में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो लोगों और वोटरों को कांग्रेस में कभी भरोसा रहा नहीं है। लेकिन जब राज्य की बात आती है, दिल्ली में आपने देखा, वहां पे बड़ी बात हुई कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, एमसीडी में भी भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है, तो स्टेट में भी भाजपा को लाओ। कितने सीट मिले? 70 में से 8। क्यों? क्योंकि एक मजबूत उनके पास ऑपोजिशन था, क्रेडिबल ऑपोजिशन था, जिसने काम किया है और अपने काम के बलबूते पे वोट मांग रही है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी क्यों जीतती दिखाई दे रही है? क्योंकि लोगों को विश्वास है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर। उन्होंने देखा है, ये कोई कहीं सुनी की बात नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूल चमकते हैं, स्विमिंग पूल इनॉग्रेट हो रहे हैं, हॉकी टर्फ स्टेडियम लग रहे हैं। कांग्रेस को पूछे कि कहाँ की स्कूल उन्होंने चमकाई है? 70 साल से इन्होंने राज किया, कहीं पे भी चमकाई है कोई भी सरकारी स्कूल? कहीं पे भी अस्पताल अच्छा सा बनाया है? दिल्ली में 3 टर्म किए शीला दीक्षित में, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं जैस्मीन, यही कारण है। शीला दीक्षित जी ने 3 टर्म किए थे भाई। जब आम आदमी पार्टी आई तो आपने देखा कांग्रेस का क्या हाल हुआ। तो मैं यही कह रहा हूं कि राष्ट्र स्तर पे भी जब आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी जब लोगों को भरोसा दिला सकती है कि नहीं हम काम करेंगे। तो जैस्मीन, एक चीज को क्लियर करिए, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है सियासी तौर पर, कांग्रेस की भाजपा?
नहीं, कांग्रेस तो दुश्मन है ही नहीं। नेशनल पॉलिटिक्स में मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि पंजाब के रिजल्ट आने के बाद नेशनल लेवल पे आप वर्ष बनाम भाजपा ही रह जाएगी और हमारा जो मॉडल है वो उसके सामने भाजपा की कोई टक्कर नहीं है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, खोथा चना बाजे घना। ये तो 2017 में भी पंजाब में सरकार बना रहे थे, दावा कर रहे थे पूर्ण बहुमत आएगा, 19-20 सीटें आई। आज कह रहे कांग्रेस पार्टी के नेता घर चले गए। मैं बीच में नहीं बोली यास्मीन भाई, प्लीज, मैं बीच में नहीं बोली आप। और आपके कितने विधायक पंजाब में कांग्रेस पार्टी में आ गए, आपके विधायक दल के नेता कांग्रेस पार्टी में आ गए, ये भी आपको बता देना चाहिए। और मैं तो आज ये कहना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है क्या नहीं है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने ही सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए 26 जनवरी के दिन राजपथ पर बैठकर अराजकता फैला सकता है, एक बॉर्डर स्टेट उसके हाथ में कभी नहीं आएगा। तो आप इस मुखालफत में नहीं रहिए। और अगर आपको लगता है कि खालिस्तानी समर्थक होने का नाटक किया जा रहा था और झूठा आरोप लगाया जा रहा था, तो तमाम राजनीतिक दल आपसे कह रहे थे कि आप खालिस्तान के विरोध में अरविंद केजरीवाल एक शब्द बोल दें, एक ट्वीट कर दें। क्यों नहीं कर पाए? अगर उनसे पैसा नहीं लेते और उनके समर्थक नहीं है, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में करती है धर्म के आधार पर वोट का विभाजन, वही आप पंजाब में करने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू और सिख वोट का बंटवारा हो जाए और कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल जाए। और आप किस मॉडल की बात कर रहे हैं? आपने दिल्ली में पेंशन बंद कर दी और आप पंजाब में वादा कर रहे थे कि महिलाओं को आप पेंशन देंगे, पैसा देंगे। दिल्ली में स्टूडेंट्स की ड्रॉप आउट रेट बढ़ती जा रही है, आप स्कूल कॉलेज में लीपापोती कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप 500 नए कॉलेज खोलेंगे, नए स्कूल बनाएंगे, अब आप कमरों की गिनती गिना रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक जिन्हें खोलने का दावा आप पंजाब में करते रहे, वो मोहल्ला क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर की दवाई से 2 महीने पहले 3 बच्चे मर गए। कोरोना काल में किस तरीके से एक सांस के लिए मोहताज मैं माफी चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ। एक लास्ट कमेंट शशि शेखर जी का। शशि शेखर जी, मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट के साथ मैं माफी चाहता हूँ शशि जी, वक्त की कमी है, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा मैं आपसे, क्या ये चुनाव 24 के लिए सेमीफाइनल है? क्या 10 तारीख के नतीजे आने वाले वक्त की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे? नहीं सुमित, मुझे नहीं लगता 2024 का चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाएगा। हम उत्तर प्रदेश के लोग अपने को थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं इस तरीके की बातें करके। 2024 में अभी बहुत देरी है और तब तक बहुत सा गंगा यमुना में पानी बहेगा। गुजरात में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, इन सब बातों पर बहुत सी चीज़ें तय होगी। दूसरे 2024 के इलेक्शन तक अर्थनीति की क्या हालत होगी, अंतर्राष्ट्रीय हालात कैसे बनेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हमें दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि इसे सेमीफाइनल नहीं मानना चाहिए। और एक बात बस मैं कहना चाहूँगा कि हमने इंदिरा जी को भी जब देखा था तो लोग या तो उनके बहुत पक्ष में थे या बहुत विरोध में थे। आज मोदी जी के साथ भी वही हो रहा है। हमें पता नहीं ये कब एक्सट्रीम शऊर आएगा हिंदुस्तानियों को कि हम अपने नेताओं को थोड़ा वस्तु स्थिति के चश्मे से देखें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जीवीएल, रागिनी, जस्मीन, शशि जी, राय साहब, अच्छा लगा बात करके, सार्थक चर्चा रही। मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों को भी ये पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा, क्योंकि शोर शराबा चीख चिल्लाहट से ज़्यादा है इस दुनिया में, और वो वैचारिक तौर पर मंथन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमको सही तस्वीर समझ में आए। एबीपी न्यूज़ की कोशिश लगातार यही रहती है। 5 राज्यों के चुनावों में नतीजे गुरुवार को आ जाएंगे, जबकि एग्जिट पोल के नतीजे कल आ चुके हैं। इसी से जुड़ा मेरा आज का सवाल था, जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर आप तमाम दर्शकों से पूछा कि बीजेपी के लिए ये चुनाव 2022 के एग्जिट पोल के नतीजे क्या दिखाते हैं। इस पर आपने जो एबीपी न्यूज़ की अपनी राय हैंडल पर अपनी राय दी है, वो आपके सामने रख देता हूं। 38% लोग कहते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता बरकरार है, 45% लोग कहते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता घट रही है, और 17% लोग मानते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है। एग्जिट पोल के बिहाफ पर ये ट्विटर पोल के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।